हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि प्लेन कार्बन स्टील कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्या कार्बन परसेंटेज होता है, उसकी क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। फिर उसका एडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि जब प्लेन कार्बन स्टील ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब भी इतने सारे टाइप्स के अलॉय स्टील की ज़रूरत क्यों हमको पड़ती है। ठीक है, सब कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ना, वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको पूरा इंजीनियरिंग मटेरियल का सब्जेक्ट पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल का कई कॉलेज में नाम फेरस नॉन फेरस अलॉय भी हो सकता है ना, या किसी और नाम से भी हो सकता है। बेसिकली ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मतलब स्टील्स के बारे में। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील्स के बाद स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और भी बहुत सारे स्टील आता है, जैसे हीट रेजिस्टेंस स्टील, मैरेजिंग स्टील, हैडफील्ड स्टील, ठीक है, HSLA स्टील, है ना। उसके बाद नॉन फेरस अलॉय होता है, जितने भी कॉपर अलॉय, एल्युमिनियम अलॉय, मैग्नीशियम अलॉय, लेड अलॉय, बेरिंग मेटल, बेबिट मेटल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो पूरा ये फेरस और नॉन फेरस अलॉय सब्जेक्ट का नाम है, या इंजीनियरिंग मटेरियल्स कई कॉलेज में हो सकता है नाम। तो अगर ये पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है ना, ठीक है, या इसके अलावा मेटलर्जी के और जितने भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं, तो आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करना है मेटलर्जी एजुकेशन। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंटली मैंने फाउंड्री हो गया, फिर ये नॉन फेरस अलॉय, ये जो सब्जेक्ट है इसका ऐड किया, फिर है ना अभी मैंने मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस जो रोलिंग फोर्जिंग है जितना पूरा, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पे आप सारे कोर्स अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील के बारे में। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टील होता है ना, स्टील स्टील एक्चुअली में है क्या। तो स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। सिंपली अगर आप बोलोगे ना, तो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, स्टील मीन्स स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, बिना कार्बन के जनरली स्टील हम बोलते नहीं है, बाकी हो भी सकता है, बट कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है स्टील के अंदर। ठीक है, तो स्टील को ना बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई हम कर सकते हैं, अलग अलग बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन के बेस में हम स्टील को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। वैसे ही हम लोग अमाउंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स के बेस में भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं स्टील को, जैसे लो अलॉय स्टील, मीडियम अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। वैसे ही अमाउंट ऑफ डीऑक्सीडेशन के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे रिम्ड स्टील मतलब जिसमें बिल्कुल भी जो गैसेस हैं उसको रिमूव नहीं किया गया है, उसको रिम्ड स्टील बोलते हैं। उसके बाद आता है सेमी किल्ड स्टील। सेमी किल्ड स्टील मतलब जिसमें हम लोग कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन है उसको हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन 100% ऑक्सीजन रिमूव नहीं किया है। ठीक है, फिर तीसरे टाइप का स्टील आता है किल्ड स्टील। किल्ड स्टील में क्या होता है ना, जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है या जितने भी गैसेस जो प्रेजेंट है हम उसको बाहर निकाल देते हैं, इस उस टाइप के स्टील को बोलते हैं किल्ड स्टील। तो इस तरह से 3 टाइप के स्टील होते हैं, है ना। मतलब डीऑक्सीडेशन के बेस पे हम 3 टाइप के स्टील क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर ग्रेन कोर्सनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी क्लासीफाई होता है। एक होता है कोर्स ग्रेन स्टील, जिसमें कि ग्रेन साइज़ जो है वो बड़े होते हैं। एक होता है फाइन ग्रेन स्टील, जिसमें ग्रेन साइज़ बहुत फाइन होते हैं, उसके लिए अलॉय एडिशन करना पड़ता है। फिर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे मेथड है मैन्युफैक्चरिंग के। LD कन्वर्टर मेथड है ना। फिर इंडक्शन फर्नेस से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो मेथड के बेस पे भी आप कर सकते हो। फिर डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, ठीक है, इन सब के बेस पे हम स्टील को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन मेनली किस बेस पे ज़्यादातर क्लासीफाई करते हैं, वो है अमाउंट ऑफ कार्बन के बेस पे। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग अमाउंट ऑफ कार्बन के बेस पे स्टील को क्लासीफाई करते हैं, है ना। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं अब जैसे कि इस लेक्चर का टॉपिक क्या है, प्लेन कार्बन स्टील। आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्लेन कार्बन स्टील है क्या एक्चुअली में। तो देखो, नाम से पता चल रहा है प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील मतलब जिसमें कि केवल कार्बन ही प्रेजेंट होता है। हम मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ तो हम कार्बन को ही हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, बाकी अलॉइंग एलिमेंट को हम इंटेंशनली ऐड नहीं करते हैं। उस टाइप के स्टील को क्या बोलते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, अब क्या केवल कार्बन ही प्रेजेंट रहेगा स्टील में,
तो बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट रह सकती है, जैसे फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फ़र, ये सब भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली में पहले से रहता है पिग आयरन में। जब हम पिग आयरन बनाते हैं या फिर जब स्टील बनाते हैं तो रिमूव करते हैं ना इम्प्योरिटीज़ को, तो कई बार वो पूरी इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं हो पाती, तो कुछ अमाउंट में तो रहेगा ही ना सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फ़र, फॉस्फोरस, लेकिन हम इंटेंशनली हम उसको नहीं डाल रहे हैं, कार्बन को ही केवल हम इंटेंशनली डाल रहे हैं। तो उस टाइप के स्टील को हम क्या बोलते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, अभी जो प्लेन कार्बन स्टील होता है ना, उसी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जितने भी आप स्ट्रक्चरल स्टील देखते हो ना, स्ट्रक्चरल मतलब जो टीएमटी रॉड जैसे ले लो, है ना, एंगल, चैनल, जो भी खिड़की, दरवाजे, जो भी ज़्यादातर स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए जो भी स्टील बनता है ना, वो ज़्यादातर प्लेन कार्बन स्टील ही होता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगा। जैसे स्टील मेकिंग को हम क्या मान लें, स्टील मेकिंग को हम मान लें कि हम कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो खाना बनाने का अपना तरीका होता है ना, वैसे स्टील मेकिंग वो पूरा तरीक़ों को समझाता है कि कब क्या करना है, वो स्टील मेकिंग के अंदर आता है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो क्या है, वो क्या चीज़ को बताता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आपको डालना है उस खाने में। जैसे आप नमक डालोगे तो क्या होगा, नमक से खारापन आएगा ना। अगर आप नमक नहीं डालोगे खाने में तो क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा खाना। तो कार्बन क्या स्टील में एक नमक की तरह है, वो होगा ही होगा खाने में जैसे रहता है। अब जैसे आपको खाने में और स्वाद लाना है आपको, तो केवल नमक डालने से स्वाद तो आएगा नहीं, है कि ना। आपको और स्वाद चाहिए तो आपको मसाले डालने पड़ेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और कितने टाइप के मसाले आते हैं। वैसे स्टील के लिए भी कई सारे अलाइंग एलिमेंट्स आते हैं कार्बन के अलावा, जो स्टील की प्रॉपर्टी को क्या करता है, इन्हांस करता है ना। तो उन्हीं सबको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा अलाइंग एलिमेंट डालेंगे तो क्या प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जैसे हम खाना बनाते हैं तो अगर मैं मिर्ची डालूंगा तो उससे तीखापन आएगा, है ना। वैसे ही हर मसाले का अपना एक फंक्शन होता है कि ये मसाला डालने से इस टाइप का स्वाद बनेगा। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ों को ऐसे ही समझो आप सिंपल भाषा में। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं, वही सब अलाइंग एलिमेंट हैं। तो कार्बन क्या है, सिंपल जैसे नमक होता है ना, वही है। ठीक है, तो अगर केवल नमक होगा खाने में तो क्या हो जाएगा, प्लेन खाना हो जाएगा। वैसे ही अगर केवल स्टील में केवल कार्बन होगा तो क्या होगा, प्लेन कार्बन स्टील हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसको हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। जैसे लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन कितना रहता है, 0.08 टू 0.3% कार्बन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। दूसरा क्या होता है, मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें कि कार्बन कितना होता है, 0.3 टू 0.6% होता है। तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन 0.6 टू 1.5% होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको याद रखिए, एक एक करके चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, आप जितने भी आपके घर के आसपास दिख रहे होंगे ना, खिड़की, दरवाजे, बिजली के खंभे, घर बनाने के लिए जो छड़ होता है, सरिया, टीएमटी रॉड बोलते हैं, वो सब क्या है, लो कार्बन स्टील है। मास प्रोडक्शन होता है लो कार्बन स्टील का, मतलब जितने भी बड़े प्लांट होते हैं ना, ज़्यादातर जगह पे क्या होता है, लो कार्बन स्टील का मास प्रोडक्शन होता है, स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली लो कार्बन स्टील मतलब क्या है, कार्बन कम है। अब कार्बन का मेन फंक्शन क्या होता है स्टील के अंदर, कार्बन देखो, कार्बन जैसे आप डालते हो ना, कार्बन से स्ट्रेंथ बढ़ता है स्टील का, हार्डनेस बढ़ता है। ठीक है, मेन ये दोनों चीज़ डाल दो, क्या बढ़ता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ता है कार्बन के डालने से। लेकिन साथ साथ उसकी जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, डक्टिलिटी कम हो जाएगा, उसकी वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी, वेल्डिंग करने की जो एबिलिटी ना, वेल्ड होने की एबिलिटी, वो आपकी कम हो जाएगी। फॉर्मेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब रोलिंग फोर्जिंग करके आप जो आप उसको एकदम वो करते हो ना, फॉर्म करते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी जो एबिलिटी है वो जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और कार्बन से क्या होता है, एक और चीज़ होता है, कार्बन जब रहेगा तभी हीट ट्रीटमेंट हो पाएगा, विदाउट कार्बन हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 3 फंक्शन हैं कार्बन का। क्या क्या मेन फंक्शन है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हार्डनेस बढ़ाता है, हीट ट्रीटमेंट के लिए मतलब जो है कार्बन ज़रूरी होता है, ये 3 चीज़ें। और इससे क्या लॉस क्या होता है, डिक्रीज़ इन डक्टिलिटी, डिक्रीज़ इन फॉर्मेबिलिटी, डिक्रीज़ इन मशीनेबिलिटी भी ले लो, मशीनेबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ इन वेल्डेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि माइल्ड स्टील में कितना होता है, 0.08 टू 0.3% कार्बन होता है। अगर 0.8% से कम है कार्बन तो हम उसको क्या बोलते हैं,
उसको हम डेड माइल्ड स्टील बोलते हैं, अगर 0.08% से कम होगा कार्बन तब। अब जैसे मैंने बताया माइल्ड स्टील में देखो कार्बन बहुत कम होता है, तो सिंपली इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये क्या होगा, डक्टाइल होगा। लो कार्बन स्टील क्या होगा भाई, डक्टाइल होगा, डक्टिलिटी इसकी अच्छी होगी। दूसरी क्या होगी, यहाँ पे देखो लिखा है वेल्डेबिलिटी अच्छी होगी, मशीनेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, डक्टिलिटी, मशीनेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी इस टाइप की स्टील की ज़्यादा होती है। इसलिए जितने भी आप लोग देखते हो ना स्टील के शीट्स देखते हो ना, शीट्स, वो ज़्यादातर क्या होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, ये है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, कार्बन कम है तो स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब आप लोग को मतलब स्ट्रेंथ पता ही होगा, लोड सहन करने की क्षमता को स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ कम होगा, हार्डनेस जो है वो कम होगा। और तीसरा क्या होगा कि हीट ट्रीटेबल नहीं होगा। माइल्ड स्टील जो है हीट ट्रीटेबल नहीं होता, आप उसका हीट ट्रीटमेंट करके प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन कंपलसरी है हीट ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये कि यहाँ पे कुछ देखो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, इन सबको थोड़ा सा याद रखिए आप। ये यूट्स का यूटीएस कितना होता है, 345 से 483 मेगापास्कल। इसको थोड़ा थोड़ा सा याद रखते जाइए, इन सबको मत याद रखिए। इलोंगेशन और ये स्ट्रेंथ को थोड़ा याद रखिए, क्योंकि कंपैरिजन करने में आपको काम आएगा। आगे जब पढ़ेंगे ना हम लोग मीडियम कार्बन अलॉय स्टील, तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ अलॉय एडिशन करने से हम कितनी मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, इलोंगेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्योंकि प्लांट के लिए यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, एक स्ट्रेंथ दूसरा इलोंगेशन। ठीक है, बीएचएन को भी याद रखते चलिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके, तो यह क्या माइल्ड स्टील। अब एप्लीकेशन क्या है माइल्ड स्टील का या लो कार्बन स्टील का, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग वायर बनाने के लिए। जो स्टील के तार देखते होगे आप लोग, लोहे के तार है, रिवेट है, नट बोल्ट है, स्क्रू है, सीट्स प्लेट है, सीट प्लेट जो आता है, अलमारी वगैरह बनता है देखे होगे लोहे की, ये सब सब इसी के हैं। लो कार्बन स्टील का रॉड है, शाफ्ट है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन जैसे एंगल, चैनल, ये सब है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये स्टील के शीट हैं, शीट है, प्लेट है, ये इसको बोलते हैं एंगल। बिजली के खंभे इसी से बोलते हैं ना एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो चैनल है, ये ऐसे 90 डिग्री वाला ऐसे जो रहता है ना, उसको चैनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्यूब देख रहे हो, टीएमटी रॉड देख रहे हो, नट बोल्ट, ये सब किससे बनता है, लो कार्बन स्टील से बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली जितने भी आप स्टील देख रहे हो ना, मेन यहाँ पे पर्पस क्या है, फॉर्मेबिलिटी यहाँ पे इसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब की फॉर्मेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी जो है, डक्टिलिटी वो है अच्छी होती है। ठीक है, बहुत हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती इस टाइप के स्टील के लिए, है ना। मतलब इन सब को जनरली हम लोग बहुत हाई लोड वाली जगह पे उपयोग करते ही नहीं हैं, जितना भी आप यहाँ पे स्टील देख रहे हो। ठीक है, और ये क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है लो कार्बन स्टील। ठीक है, क्योंकि कार्बन कम मिलाना पड़ रहा है तो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टील। ठीक है, ये लोहे की तार है, ये सब माइल्ड स्टील के बने हुए हैं। नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, अब देखो मीडियम कार्बन स्टील में कितना होता है कार्बन, 0.3 to 0.6%। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, लो कार्बन स्टील में क्या होता था, डक्टिलिटी अच्छी होती थी, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी अच्छी होती थी। और हाई कार्बन में ये सब अच्छी नहीं होगी, ना मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, ना वेल्डेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो जो मीडियम कार्बन स्टील है दोनों को बीच का होता है, लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों के बीच का होता है जो मीडियम कार्बन स्टील है। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस स्टील्स आर स्ट्रॉन्गर देन माइल्ड स्टील बट लेस डक्टाइल। मतलब लो कार्बन स्टील के कंपैरिजन में ये जो मीडियम कार्बन स्टील है वो उसकी डक्टिलिटी कम होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है वो, लो कार्बन के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय हीट ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पे कार्बन को हमने बढ़ाया तो क्या हो गया, हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया। जो हीट ट्रीटमेंट जो हम करते हैं ना, मतलब नॉर्मलाइजिंग है, कॉन्चिंग है, ठीक है, हार्डनिंग प्रोसेस, ये सब कार्बन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये मीडियम कार्बन स्टील में हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आप हीट ट्रीटमेंट करके इसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। मशीनेबिलिटी कम होती है, वेल्डेबिलिटी कम होती है इस कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। ठीक है, इसको भी आप इजीली वेल्डिंग कर सकते हो, फोर्जिंग कर सकते हो, पर इसकी वेल्डेबिलिटी उससे कम होगी लो कार्बन स्टील से। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसका, इसका भी लगभग एप्लीकेशन उसी तरीके का है बट थोड़ा सा अलग है। नट बोल्ट इससे भी बनाते हैं बट कम बनाते हैं मीडियम कार्बन से। शाफ्ट हो गया, शाफ्ट वगैरह बनाते हैं, शाफ्ट वगैरह देखे हो जो कहीं पे घूमता है कोई चीज़ ना, तो
एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए शाफ्ट होता है ना, जैसे ट्रक वगैरह में देखे होगे, ऐसे अंदर से देखना एक शाफ्ट गया रहता है, ठीक है। मतलब इंजन से चक्के तक उसको एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए शाफ्ट लगा होता है, उसको शाफ्ट बोलते हैं, बड़ा सा, है ना। हाई टेंसाइल ट्यूब है, एक्सल है, ड्रॉप फोर्जिंग है, स्प्रिंग वगैरह जो है गाड़ियों में देखोगे स्प्रिंग लगा होता है, चाहे वो कोई भी टाइप का गाड़ी हो, है ना, स्प्रिंग तो रहता ही है। शाकअप भी बोलते हैं जिसको, ये सब है। लार्ज फोर्जिंग डाइज, वायर रोप, हैमर, ये सब किससे बना होता है? मीडियम कार्बन स्टील से। इसका देखो यूटीएस ज़्यादा होता है, 552 से 626, है ना, उसका कम था। इलोंगेशन इसका कम है, लो कार्बन का 30 था, इसका 20 है, तो डक्टिलिटी कम हो गया। इलोंगेशन मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका, बीएचएन भी, हार्डनेस भी ज़्यादा है, ठीक है। ये सब चीज़ें बनती है। ये देखो, ये स्प्रिंग है, शाकअप बोलते हैं इसको, ये आपका एक्सल है गाड़ी का, ये आपका वायर रोप है, इसको आप लोग देखे होंगे कई जगह, जैसे अब पहाड़ों पे चढ़ने के लिए वो बना रहता है ना, रोप वे रहता है ना, और बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। ये वायर स्टील रोप बोलते हैं इसको, ये सब मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ठीक है। ये हैमर हो गया, ये सब फोर्जिंग डाई हो गया, ये सब इसी का बना होता है, ओके। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना पूरा, मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल्स या अलॉय, ये फेरस नॉन फेरस अलॉय, इसमें मेनली आपको क्या चाहिए ना, पूरा जो है सबका नॉलेज चाहिए, सब सब्जेक्ट का नॉलेज आपको ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, है ना। इसलिए देखना, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ज़्यादातर क्या होता है कि आखिरी आखिरी में होता है ना, 6 सेमेस्टर में। जैसे अगर डिप्लोमा है तो 6 सेम में होगा, 5th या 6th में होगा, और अगर मतलब डिग्री है तो उसमें भी 7th या 8th में होगा, 7th या 8th सेम में होगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको ओवरऑल पूरे हर चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है। आपको मटेरियल साइंस आना चाहिए, आपको फिज़िकल मेटलर्जी आनी चाहिए, आपको टेस्टिंग ऑफ मटेरियल आना चाहिए, आपको हीट ट्रीटमेंट आना चाहिए, आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो सारा कुछ नॉलेज चाहिए आपको इस सब्जेक्ट को मतलब इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये हाई कार्बन स्टील के बारे में। अब जैसे हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन ज़्यादा होता है, तो कितना ज़्यादा होता है, 0.6 to 1.5% होता है। जनरली किसी भी स्टील में, हाई कार्बन स्टील में 0.8% से ज़्यादा कार्बन जनरली होता नहीं है। मैक्सिमम कितना होता है, 0.8% तक कार्बन होता है, क्योंकि इससे ऊपर और जाता है कार्बन ना तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है जो स्टील है वो, फिर वो काम का नहीं रहता है, फिर वो आप उसको कहीं उपयोग में नहीं ला पाओगे, पूरा ब्रिटल हो जाएगा, कांच की तरह टूट जाएगा, है ना। उसके बाद सीधा कास्ट आयरन आता है, मतलब 2% से ऊपर सीधा होता है यूज़ कार्बन का कास्ट आयरन में। तो 0.8% तक की ज़्यादातर होता है स्टील में। हालांकि 2% तक अगर कार्बन है तो हम लोग उसको स्टील बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर केस में जो है ना, प्रैक्टिकली 0.8% कार्बन ही मैक्सिमम रहता है स्टील के अंदर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर कार्बन ज़्यादा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 0.8% तक मैक्सिमम कार्बन होता है, क्योंकि इसके ऊपर और कार्बन डालोगे तो क्या होगा कि मतलब स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन डक्टिलिटी और ये सब मशीनेबिलिटी वगैरह कम हो जाएगी, पूरा ब्रिटल हो जाएगा स्टील, ठीक है। अब मेन क्वालिटी क्या होता है हाई कार्बन स्टील का, मेन सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ देखो, इसका जो यूटीएस है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो सबसे हाईएस्ट है। हार्डनेस देखो 550 बीएचएन है ना, मीडियम कार्बन का 200 था। तो मेन इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमको हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हार्डनेस की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कटिंग टूल वगैरह बनाना है, ठीक है, वर्कशॉप में फाइल बनाना है, घिसने के लिए लोहे, एक लोहे से दूसरे लोहे को घिसते हैं ना, वर्कशॉप का टूल बनाना है, हैमर बनाना है, हथौड़े है, कटिंग टूल वगैरह बनाना है, तो हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जिस भी टाइप का हम स्टील यूज़ करते हैं ना, उसका मेन हमारा पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस हमारा होता है एप्लीकेशन, हम कहाँ पे किस जगह पे यूज़ करने वाले हैं और उस जगह पे कैसा प्रॉपर्टी हमको चाहिए, तो उस हिसाब से हम अलॉइंग एडिशन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देखो क्या क्या है इसका, एप्लीकेशन इसका यूज़ करते हैं हम लोग स्प्रिंग बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे कई बार आप लोग दो तीन चीज़ देख रहे होगे, स्प्रिंग बनाने के लिए आप मीडियम कार्बन भी यूज़ करते हो, हाई कार्बन भी। अब ये भी क्या होता है ना, पर्पस देख के होता है। जैसे अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ मतलब
क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो मीडियम कार्बन के भी बन सकते हैं और हाई कार्बन के भी बन सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जगह पे सेम चीज़ की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल की जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जो आपके बाइक में लग रहा है और जो स्प्रिंग आपका लोकोमोटिव में लग रहा है, मतलब जो ट्रेन के डिब्बे में जो लग रहा है, दोनों में हमको प्रॉपर्टी अलग चाहिए। जो हमारे बाइक में जो स्प्रिंग लग रहा है वहाँ पे स्ट्रेंथ कम चाहिए, मतलब हमको चाहिए कि कम लोड में ही वो क्या हो, वो काम करे जो स्प्रिंग है। लेकिन वही अगर मटेरियल का आप लगाओगे कहाँ पे, ट्रेन में, तो ट्रेन में क्या होता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो अगर वैसे बनाओगे तो स्प्रिंग काम ही नहीं करेगा, पूरा दब जाएगा स्प्रिंग। ठीक है, तो काम चीज़ वही स्प्रिंग है, बट जो रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है तो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए आपका स्प्रिंग इससे भी बन सकता है हाई कार्बन से, वैसे ही दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है ना। वुड वर्किंग टूल वगैरह जो है, लकड़ी काटने का जो सब चीज़ें हैं, आरी वगैरह सब, मेटल कटिंग टूल है, प्रेस वर्क डाइज़ है, पंचेस है, फोर्जिंग डाइज़ है, रेजर्स है, ठीक है, ड्रिल है, हैंड फाइल है। ड्रिल वगैरह जानते होगे आप लोग, ये सब देखो ड्रिल्स है। ठीक है, ड्रिल तो जानते होगे, दीवार में ड्रिल करना है, लकड़ी में ड्रिल करना है, कितने सारे आते हैं। ठीक है, और कई सारे ऐसे भी आते हैं जो देखे होगे, पत्थर वगैरह तोड़ने का मशीन आता है, घर वगैरह तोड़ने का मशीन नहीं आता है। वो सारी चीज़ें जो है ना, यही हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कटिंग टूल आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे देखो जितने सारे फाइल्स वगैरह दिख रहे हैं जो वर्कशॉप में यूज़ होता है ना। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, जहाँ पे हार्डनेस चाहिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। तो ये सब हो गया पूरा प्लेन कार्बन स्टील का क्लासिफिकेशन और यूजेस। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम जो यूजेस होता है ना वो प्लेन कार्बन स्टील का है, बस जैसे पता है ना, मास प्रोडक्शन जो होता है ना। ऐसे मुझे एक्चुअल अमाउंट तो नहीं पता, बट शायद बोल सकते हो कि 80 to 90% जो स्टील जो प्रोडक्शन होता है ना, वो प्लेन कार्बन स्टील का ही होता है। ओनली मतलब 10 से 20% स्टील जो होता है वो अलॉय स्टील होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो खपत है ना स्टील का, वो स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए जाता है ना, और वो क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील होता है। ठीक है, इसलिए जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्लांट है, जैसे सेल ले लो, जिंदल ले लो, है ना, और टाटा ले लो, ये सब मास प्रोडक्शन करते हैं प्लेन कार्बन स्टील का। ठीक है, अलॉय स्टील का भी प्रोडक्शन करते हैं, बट काफ़ी कम अमाउंट में करते हैं। कई सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो स्पेशल प्लेन अलॉय स्टील ही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक सनफ्लैग स्टील है, वहाँ पे ज़्यादातर केवल अलॉय स्टील ही बनता है, वो लोग प्लेन कार्बन स्टील नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, मतलब वहाँ का प्रोडक्शन कम करते हैं क्योंकि ज़रूरत कम है अलॉय स्टील का। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है कि जब प्लेन कार्बन स्टील मौजूद है, उसके बावजूद अलॉय एडिशन करने की क्या ज़रूरत है ना। अलॉइंग एडिशन करने की क्या ज़रूरत है, अलॉइंग एलिमेंट ऐड करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्लेन कार्बन स्टील का कुछ क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस है। यहाँ पे देखो, प्लेन कार्बन स्टील का क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, जो कुछ ऐसे लिमिटेशन हैं, जो ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफ़िल नहीं कर पाता प्लेन कार्बन स्टील। जैसे आप खाना बना रहे हो, आपका उबला हुआ खाना दे दिया जाए, उबाल के नमक डाल के दे दिया जाए, तो स्वाद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर आपको स्वादिष्ट खाना चाहिए तो आपको मसाले मिलाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वही है सेम, मसाले क्या अलॉइंग एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो उबले खाने का अपना लिमिटेशन है। हेल्दी तो है, ठीक है, सस्ता भी है, बट स्वाद नहीं है उसमें। सेम ऐसे ही क्या है, स्टील का भी है। ठीक है, सस्ता है ये भी, ठीक है, काफ़ी सारे काम हो भी जाते हैं, बट ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा नहीं कर पाता है। तो वही देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पूरा नहीं कर पाता है। पहला है लो हार्डनेबिलिटी। क्या होता है, हार्डनेबिलिटी प्लेन कार्बन स्टील का कम होता है। अब हार्डनेबिलिटी क्या है, हार्डनेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू बी हार्डेंड, हार्ड होने की जो एबिलिटी है ना, या कितने आसानी से हार्ड हो सकता है कोई स्टील, उसको बोलते हैं हार्डनेबिलिटी। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये पूरा स्टील है आपका, इतना इतना बड़ा स्टील है ना। अब हार्डनेबिलिटी मतलब क्या है कि ये कितना हार्ड कर सकते हैं हम लोग कॉन्चिंग के थ्रू, मतलब इसका जब हम हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करेंगे, कॉन्चिंग करेंगे, तो कॉन्चिंग से कितना हार्ड होगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड होगा मतलब उसकी हार्डनेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, कितनी डेप्थ तक हार्ड हो पाएगा। जैसे इतना बड़ा है तो इसका सेंटर पे हार्डनेस अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर सेंटर में भी हार्डनेस अचीव हो पाएगा तो हार्डनेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो प्लेन कार्बन स्टील का हार्डनेबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है, वो उसको आप ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिटेशंस होता है उसका। दूसरा, मेजर लॉस ऑफ हार्डनेस ऑन टेम्परिंग। दूसरा क्या होता है, आपको पता होगा, हीट ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा, तो हीट ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, आप ज़रूर पढ़ लो।
ठीक है, बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने बताया ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको हीट ट्रीटमेंट पूरा आना चाहिए, मटेरियल साइंस आना चाहिए, फिजिकल मेटलर्जी आनी चाहिए। ठीक है, ये सब एकदम मस्ट है। सब आपको उसके अलावा आपको आयरन कार्बन डायग्राम एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब आपको पता है कि जब हम लोग हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो कॉन्चिंग के बाद क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, ताकि हार्डनिंग के बाद जो ब्रिटलनेस आ गया स्टील में उसको दूर करें, डक्टिलिटी और टफनेस को रीस्टोर करने के लिए टेम्परिंग करते हैं, वापस उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। ठीक है, तो टेम्परिंग का मेन पर्पस क्या होता है, टफनेस को इंक्रीज़ करना। ठीक है, ना कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ को कम करना। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, टेम्परिंग के समय हार्डनेस एकदम कम हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेन कार्बन स्टील होगा ना तो हार्डनेस तुरंत कम हो जाता है टेम्परिंग के समय। तो हार्डनेस कम ना हो करके हम क्या करते हैं, कुछ अलॉय एडिशन करते हैं। फिर क्या लिमिटेशन है, लो कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। तो कोरोजन रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस कम होता है प्लेन कार्बन स्टील का। आप लोग देखिए भी होंगे कि ऐसे लोहे को अगर आप प्लेन कार्बन स्टील को बाहर फेंक दो, बाहर फेंको भी मत, घर में ही रखे रहो, तो भी इसमें क्या लग जाएगा, जंग लगना चालू हो जाएगा, कोरोजन चालू हो जाएगा। जैसे टीएमटी रॉड है, आप बाहर रख दो, आपके घर में जो खिड़की दरवाजे हैं जो भी है उसको आप ऐसे छोड़ दो बिना उसको पेंटिंग किए, क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, रस्टिंग चालू हो जाएगी ना। ठीक है, तो प्लेन कार्बन स्टील का ये लिमिटेशन होता है कि कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमको अलॉय ऐड करना पड़ता है कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए। फिर क्या होता है, लो स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में स्ट्रेंथ कम होता है लो कार्बन स्टील का, है ना। ऐसे बहुत से जगह होते हैं, जैसे फर्नेस है ना, बॉयलर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ना जैसे इंजन हो गया, गाड़ी के इंजन हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर में ना प्लेन कार्बन स्टील का स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाता है। जैसे ही हम उसको हाई टेम्परेचर में ले जाते हैं स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब स्ट्रेंथ कम होने की वजह से फिर उसका यूज़फुलनेस नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हाई टेम्परेचर में भी स्ट्रेंथ बना के रखना है तो आपको अलॉय ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि प्लेन कार्बन स्टील का पुअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पे जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है ना वो कम होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर में। जैसे एग्जांपल के लिए टाइटैनिक जहाज़, टाइटैनिक मूवी आपने देखा होगा। टाइटैनिक में क्या हो जाता है, टाइटैनिक जहाज़ समुद्र के बीच में टकराता है बर्फ़ से और टूट जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। मेन रीज़न उसका क्या होता है कि उसका जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कम होता है लो टेम्परेचर में, क्योंकि जिस समुद्र में जा रहा होता है वहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम होता है, बर्फीला जगह होता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब बर्फ़ है, एकदम ठंडी है। तो वो शिप किससे बना था, प्लेन कार्बन स्टील का बना था, अलॉयिंग एडिशन वगैरह किए नहीं थे। तो जैसे ही लो टेम्परेचर में गया उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम हो गया, जैसे ही वो टकराया क्या हो गया, उसमें फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो प्लेन कार्बन स्टील में ये दिक्कत होता है। फिर रैपिड कॉन्चिंग लीड्स टू क्रैक एंड डिस्टॉर्शन। तो अगर आप प्लेन कार्बन स्टील है, जनरली अगर हाई कार्बन स्टील है उसको आप कॉन्चिंग कर रहे हो, है ना, गर्म करके तुरंत पानी में डाल के ठंडा कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें क्रैक आ जाएगा या उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मतलब शेप चेंज हो जाएगा, क्रैक हो जाता है जनरली। हाई कार्बन स्टील को आप गर्म कर दो 800 डिग्री सेल्सियस में और ठंडा कर दो तुरंत, उसमें क्रैक बन जाएगा, क्रैक हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो ये सारे लिमिटेशंस है प्लेन कार्बन स्टील का। तो इन्हीं सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए और प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं अलॉइंग एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे अलॉइंग एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम और बहुत सारे हैं। सबको एक एक चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को, एक एक अलॉइंग एलिमेंट का क्या फंक्शन है, क्या काम है, सब कुछ हमको डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब वाई वी डू अलॉइंग इन स्टील, आपको वैसे आंसर तो मिल ही गया होगा, आंसर तो मिल ही गया होगा। मैंने लिमिटेशंस बनाए हैं, तो उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए आप अलॉइंग एडिशन कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है बस, है ना। देख लो एक बार, पढ़ लेते हैं इसको भी। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्टील का मतलब प्लेन कार्बन स्टील का जो स्ट्रेंथ है ना, कम होता है, और को अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो अलॉइंग एडिशन करना पड़ेगा। टफनेस बढ़ाना है तो अलॉय एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको उसका हार्डनेबिलिटी बढ़ाना है तो भी अलॉइंग एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्च क्रैकिंग को कम करना है, कॉन्च हार्डनिंग को बढ़ाना है तो आपको अलॉइंग एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको अलॉय एडिशन करना है।
ठीक है। एब्रेशन रेजिस्टेंस वही हार्डनेस वगैरह बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें हैं। सेम जो चीज़ें मैंने बताया ना, जितने भी लिमिटेशन से दूर करने के लिए हम जो है वो अलॉय एडिशन करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव होता है जब हम अलॉय एडिशन करते हैं। तो केमिकल इनर्टनेस के लिए भी, जैसे रस्टिंग वगैरह है, हाई टेम्परेचर में जनरली रस्ट हो जाता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है। जनरली रस्टिंग का या ऑक्सीडेशन का मेन रीज़न क्या होता है? ऐसा एनवायरनमेंट, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमिडिटी वाली जगह है जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, उस जगह पे रस्टिंग ज़्यादा होता है। या ऐसे केमिकल अटैक होते हैं जैसे एसिड वगैरह है, सी वाटर है, ठीक है। फिर हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वो है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल का, उसका सरफेस पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है। तो मतलब इन सब को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए? अलॉइंग एडिशन करना है, ठीक है। सेम हमें क्या करना है? खाना बनाना है, खाने में स्वादिष्ट बना लाना है, ठीक है, उसके स्वाद को बढ़ाना है। तो हम लोग खाने में डालते हैं बहुत सारे मिर्च मसाले इंग्रेडिएंट, सेम अलॉइंग एलिमेंट भी वही चीज़ है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलॉइंग एलिमेंट्स है वो कैसे स्टील को चेंज करते हैं, स्टील की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। ओके, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।